ठीक है। और प्लस मैंने बोला था कि आपको पुराने जो है धारा 3 धारा वो भी रिवीजन करेंगे। एक तो टूनी प्रताड़ना है, फिर उसके बाद क्या है बाल विवाह, और फिर उसके बाद एक था कौन सा आपका जी दहेज प्रथा वाला तो पढ़ चुके हैं पहले, उसको हटा देंगे अभी क्योंकि एक बैच नहीं पढ़ा ना दहेज प्रथा। चलो ध्यान देते हैं। बाल श्रम अधिनियम पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ ध्यान दें। बाल श्रम अधिनियम कल के क्लास में पढ़े थे। उसमें से जो एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उतना पूरा क्या है डिस्कस करते हुए चलेंगे ना, जितना धारा नहीं है। आपको क्या पूछेगा उसके अंदर की कहानी पूछेगा, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अंदर में क्या क्या कहानी है वो सब आपको क्या करना है माइंड में रखना है। चलिए यहां देखिएगा, पहले हमने देखा बाल श्रम। पहले इससे पहले जो भारत में चलता था वो बाल नियोजन अधिनियम 1938 चलता था। फिर उसमें क्या हुआ, बहुत समय बाद बदलाव हुआ, और बदलाव भी कब हुआ 23 दिसंबर 1986 भारत गणतंत्र भारत के 37वें वर्ष में। ये याद रखना है, गणतंत्र भारत के 37वें वर्ष में यहां पर क्या किया जाता है, बाल नियोजन के लिए अलग से प्लान बनेगा, अलग से धाराओं का निर्माण होगा, अधिनियम का निर्माण होगा। ये जो अधिनियम है भारतीय संसद और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और उस समय जो है लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, वो थोड़ा बहुत ध्यान रखेगा। इसमें जो है 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग, और कितने धाराएं हैं 26 भाग 4, और कुल धाराएं जो है 26। तो जो इंपॉर्टेंट धारा है उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भाग 1 इसमें केवल 2 ही धारा है। भाग 1 में कितने धारा है, 2 धारा है। तो भाग 1 में क्या है आपका, धारा 1 में क्या है आपका, पहले तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, और भी एक नाम है बाल कुमार, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन आप यही याद रखें। दूसरा है विस्तार। विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत में, और उसके बाद प्रारंभ तो 23 दिसंबर 1986 गणतंत्र भारत के कितने वर्ष में, 37वें वर्ष में। फिर इसमें परिभाषा दिया गया है। परिभाषा में काफी सारा बताया गया। समुचित सरकार मतलब उस समय जो उपस्थित सरकार है वो, अगर वो रेलवे मिनिस्ट्री है तो रेलवे, भारत सरकार है तो भारत सरकार, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार। बालक जो 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हुआ है, दिन मतलब 24 घंटे। ठीक है, मध्य रात्रि के 24 घंटे से। फिर स्थापन्य का मतलब है स्टैब्लिशमेंट, इंग्लिश में बोलना चाहिए क्या, स्टैब्लिशमेंट मतलब कोई कंपनी का स्टैब्लिशमेंट। फिर अधिष्ठाता के संबंध में कुटुंब, कुटुंब मतलब क्या होता है, परिवार। तो जो भी ऑक्यूपायर है मतलब जो मालिक है उसका परिवार से संबंधित बात की गई है। फिर अगला है अधिष्ठाता मतलब क्या है, जो मालिक है वो। पत्तन अधिकारी मतलब जो पोर्ट बंदरगाह में जो अधिकारी है उसकी बात की गई है। विहित जिसको निर्देशित किया जाए, जिसको नियुक्त किया जाए। सप्ताह, सप्ताह में क्या बोला गया है, कौन से रात्रि से, शनिवार की मध्य रात्रि से शुरू हुआ जो समय है उसके बाद का जो 7 दिन होगा उसको क्या बोला जाएगा, एक सप्ताह। या कोई निश्चित दिन से मध्य रात्रि से पूरा, लेकिन याद रखना शनिवार का नाम यहाँ पर लिया गया है। और कर्मशाला जहां पर कार्य होते हैं, जहां पर क्या होते हैं, कार्य होते हैं। फिर भाग 2 ये क्या है, धारा 3 से लेकर धारा 5 तक है। इसमें उनका वर्णन किया गया है, ऐसे क्षेत्रों का वर्णन किया गया है जहां बच्चे को काम में नहीं लगाया जाता, बच्चों को कार्य में नहीं लगाया जाता, उन चीजों का उल्लेख किया गया। तो धारा 3 में क्या बताया गया है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब ऐसे काम, कितने काम बताए गए हैं 83। कितने भाग में, तो 2 भाग। ठीक है, भाग का 3 का और 3 का, इसमें कुल मिलाकर कितने 83 कामों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है अगर इसमें संशोधन करना होगा तो याद रखें, ये अगर भाग 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें केवल और केवल कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या बनाएगा, नियम बनाएगा। ठीक है, तो इस सूची में कुछ को कम करना है, कुछ को ज्यादा करना है, इन सब की जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। तो ये धारा 4 में बताया गया है। फिर बताया गया है बाल श्रमिक तकनीक सलाहकार समिति। तो बताओ भाई कितने हैं, 1 + 10, एक अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे, अधिकतम। अधिकतम याद रखना, अनधिक बोला है वहां पर, शब्द किया है, इससे अधिक नहीं होगा। इसकी बैठक कब कब होगी, कितने बार होगी, जब चाहे। ठीक है, उतनी बार हो सकती है, आवश्यकता अनुसार इसकी बैठक हो सकती है। निर्णय क्या लिया जाएगा कि भाई इस जो सूची तैयार है इसको किसको रखना चाहिए, किसको हटाना चाहिए, सब निर्णय जो है ये सलाहकार समिति केंद्र सरकार को बताएगी। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं क्या, वो सारे काम जहां पर बच्चे काम कर सकते हैं। ये वो काम थे जहां पर बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
देखिएगा, तो ऐसा भाग का लागू होना मतलब क्या है, बच्चे काम कर सकते हैं, बच्चे काम कर सकते हैं, तो उनको रखा गया। अब इसमें बोला गया है कितने घंटे काम करेंगे, कालावधि कितनी होगी, तो अधिकतम कितना घंटे काम करेंगे, 6 घंटे। क्या बच्चे से ओवर टाइम करा सकते हैं, नहीं, ठीक है। और लगातार कितने घंटे काम करने के बाद 1 घंटा विश्राम चाहिए, 3 घंटा काम करने के बाद 1 घंटा क्या चाहिए, विश्राम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो विश्राम के साथ कितने घंटे समय होना चाहिए, 6 घंटे। उसमें अगर उसने वेट भी किया होगा काम चालू होने का तो भी वो समय जुड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया, बच्चा अगर 10 बजे से उसका जॉब शुरू होता है तो 6 घंटे मतलब 4 बजे। अगर मान लो एक मतलब 2 घंटा हो गया और सामान आया ही नहीं है जो वो काम करता है, ठीक है, सामान नहीं आया तो 2 घंटा उसने वेट कर दिया, कितने बजे तक, 12 बजे तक। तो वो कितने बजे तक, 4 बजे तक ही काम करेगा, उसका जो समय रहेगा वो पूरा जुड़ेगा, समझ में है? इसके अलावा उसके दिन, उसी दिन में उसके 2 बार अलग अलग काम नहीं कराया जा सकता, जिस काम के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वही वो काम करेगा। बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉलेज ध्यान रखना, ये समझ में है। अधिकतम 6 घंटे। फिर इसमें बदलाव भी किया गया है थोड़ा, क्या बदलाव किया गया है कि अगर मान लो कोई बच्चा है कि वो कहाँ काम करता है, किसी टीवी सीरियल में मान लो, तो अधिकतम कितने घंटे, 5 घंटे। वहां पर भी ये नियम बोला गया कि 3 घंटे लगातार काम करेगा, उसके बाद ब्रेक चाहिए। लेकिन ऐसे कोई काम के लिए उस जो व्यवसाय में संबंधित व्यक्ति होगा, जो मालिक होगा, उसको 6 महीने पहले क्या होगा, जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा कि इस बच्चे को मैं ऐसा वाला काम करवाने वाला हूं करके, समझ में है? ठीक है। और कितने से कितने बजे तक बच्चे को काम में नहीं रख सकते, शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसके अलावा ये बोला गया है अगर कोई बच्चा है और उसके घर में पारिवारिक काम है तो वहां पर वो बच्चा कितना घंटे, 3 घंटे अपनी सेवा दे सकता है, मतलब 3 घंटे वो क्या दे सकता है, कार्य कर सकता है। फिर उसके बाद साप्ताहिक अवकाश के बारे में क्या बोला गया है, सप्ताह में 1 दिन निश्चित तौर पर उसको पूरे दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, पूरे दिन की छुट्टी। और मान लो कि वो जो छुट्टी है, हफ्ते का जो दिन है निर्धारित नहीं है, हमेशा बदलते रहता है, तो कितने दिन तक नहीं बदला जाएगा, एक बार बदलने के बाद 3 महीने तक उसको नहीं छेड़ा जाएगा, जो दिन रहेगा वही रहेगा, ठीक है। 3 महीने बाद उसमें बदलाव किया जा सकता है। फिर निरीक्षक को सूचना, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, जो जहां पर बच्चे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, उस स्थान पर काम करने वाले व्यक्ति को जब उसने बच्चे को अपने यहाँ काम पर रखा है तो उसकी सूचना निरीक्षक को कितने दिन में देनी होगी, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर उसको देना पड़ेगा। नहीं देगा बाय द वे तो उसको 1 माह का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों लग सकता है, समझ में? वो देखेंगे ना आगे, ठीक है, वो अलग है। फिर उसके बाद आयु के बारे में अगर विवाद हुआ, अगर मान लो बच्चे के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जहां उसके आइडेंटिटी प्रूफ हो और उसका मतलब एज के बारे में पता चले, तो क्या होगा, विहित चिकित्सा अधिकारी को बुलाया जाएगा और उसका परीक्षण करेगा और उसके एज का निर्धारण करेगा। फिर रजिस्टर रखना, तो कंपनी का मालिक क्या होगा, रजिस्टर रखेगा जिसमें सब कुछ मेंटेन करेगा, बच्चे का एज, हमारा काम क्या है, ये सब फलाना फलाना बताएगा। इसमें भी बताता है वो कि मेरी कंपनी ये है, हमारे यहाँ इतना ये वाला काम होता है, मेरे यहाँ ये बच्चा, इस एज का बच्चा, इसकी आयु इतनी है और हमारा जो स्थान है वो यहाँ है, समझ में? ठीक है। यहाँ पर पूरा बताएगा कि हमारे घर, मतलब मेरे यहाँ इतने बच्चे काम करते हैं, इन सबका वर्किंग आवर ये है, इनको एक दिन छुट्टी मिलती है, ये सारा कुछ वहां पर लिख कर देगा। फिर 12 धारा 3 और धारा 4 की संक्षिप्त को अंतर्विष्ट करने वाली सूची का संप्रदन, ठीक है। तो यहाँ धारा 3 और धारा 4, तो धारा 3 में क्या है, 14 है, 14, तो धारा 3 में क्या है आपका, वो सूची, ठीक है। और धारा 14 में दिया हुआ है क्या, आपका शास्त्री। इसके अंतर्गत अगर मान लो कोई भी दिक्कतें, शास्त्री और कहां पर, धारा 3 में अगर कोई विवाद हुआ तो उसके अंतर्गत क्या है, सूचना संप्रदर्शन का अधिकार दिया गया है, किसको, केंद्र सरकार को। किसको, केंद्र सरकार या समुचित सरकार, समुचित सरकार। इधर वाले सेक्शन में आप पूरा ध्यान रखना, हाँ, समुचित सरकार। तो केंद्र भी आ सकता है, राज्य भी आ सकता है और रेलवे भी आ सकता है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है जो गवर्नमेंट के साइड से है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, समुचित सरकार की। इधर वाला जो रहेगा समुचित सरकार, देखिए तो केंद्र सरकार लिखा शायद, क्या समुचित सरकार ना, ठीक है। तो ऊपर वाले में याद रखिए भाग अगर 2 है तो उसमें ज्यादातर क्या है, केंद्र सरकार है, और नीचे वाले में क्या है, आप देखेंगे समुचित सरकार देखेंगे, क्या देखेंगे, समुचित सरकार, मतलब इसके नीचे पूरा समुचित सरकार ही दिखेगा आपको। फिर उसके बाद अगर बात करें भाग 4 में, तो भाग 4 में क्या बोलना है, पूरा धारा 14 से लेकर 26 तक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहां तक है, 22 तक, कहां तक है, 22 तक।
तो देखिएगा शास्ति, अब शास्ति के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। शास्ति का मतलब होता है जुर्माना या दंड। अगर कोई व्यक्ति जो है बच्चे को काम पर रखा है जो धारा 3 में बोला गया और वैसे काम वो करवाएगा तो कितना, मिनिमम 3 माह और मैक्सिमम 1 साल, और जुर्माना 10 से 20,000 रुपए, 10 से 20,000 रुपए। अगर मान लो उसने सजा भुगत ली है फिर भी अगर वो गलती करता है तो 6 माह से 2 साल, ठीक है। इसी में परिवर्तन किया गया है 16 में, क्या बोला गया कि भाई अब 6 महीना और 2 साल होगा, ठीक है, और 20 से 50,000 रुपए का दंड है बॉक्स में बना हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए वो दूसरी बार गलती कर दे फिर से वही, अब तो क्या होगा, 1 साल प्लस 3 साल, 1 साल से 3 साल तक उसको सजा हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, जुर्माना दूसरे बार वाले में जुर्माने के बारे में नहीं बोला गया है, डायरेक्ट सजा की बात की गई। पहले वाले में तो बच भी सकता है, सेकंड वाले में उसको डायरेक्ट सजा होगा। ये समझ में आया। अगर मान लो 86 का ही पढ़ें, क्योंकि देगा, अगर संशोधन पूछना होगा तो संशोधन लिखेगा उसमें। तो अगर संशोधन शब्द नहीं लिखा है तो सीधा सीधा याद करना है क्या कि 6, पहले तो 3 महीने पहले बार के लिए, 3 महीने 1 साल, 3 महीने से 1 साल 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, दोनों में से एक या दोनों। इसके अलावा जो है अगर मान लो दूसरी बार भी गलती किया तो वो 6 महीने, मिनिमम क्या है 6 महीना और मैक्सिमम 2 साल। यहां तक समझ में है। अगर संशोधन के बाद अगर पूछा जाए तो संशोधन में क्या बोला गया है, 6 महीने 2 साल, और दूसरी बार 20 से 50,000, और दूसरी बार अगर गलती कर रहा है तो 1 साल से 3 साल, बस ये। फिर आगे देखते हैं तो अपराधों के संदर्भ में वो प्रक्रिया कौन बनाएगा, प्रक्रिया कौन देखेगा, तो देखो ध्यान देना, कौन कौन दे सकता है कि अगर मान लो कोई अपराध हो रहा है और बच्चे को क्या किया गया है, खतरनाक जोखिम काम में डाला गया है, तो वो कैसे इसकी सूचना जो है बाहर देगा या सक्षम न्यायालय तक पहुंचाएगा। तो एक तो वो खुद पीड़ित व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति स्वयं भी पहुंचा सकता है, या अगर पुलिस निरीक्षण के लिए गया है तो भी बता सकता है, या जो निरीक्षक अधिकारी होता है, निरीक्षण अधिकारी, ये भी जाकर बता सकता है। किसको बताएगा, जो सक्षम न्यायालय होगा, जो इस बात को देख सकता है, उनको जाकर बताएगा। फिर निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, समुचित सरकार करेगा। इधर वाला जो भी है धारा 2 के बाद डायरेक्ट क्या लिखेगा, समुचित सरकार। एक जगह बस है कठिनाई दूर करना, तो कठिनाई में केंद्र याद रखना, बस कठिनाई में क्या है, केंद्र, ठीक है। फिर यहाँ नियम बनाने की भी शक्ति किसकी होगी, समुचित सरकार। नियमों और अधिसूचनाओं का संसद और राज्य विधानमंडल के सक्षम या समक्ष रखना। अगर केंद्र सरकार बना रहा होगा तो संसद में पेश करेगा, और राज्य बना रहा होगा तो राज्य विधानमंडल में पेश करेगा। कुछ विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जन होना, कि इस अधिनियम के आने से 3 नियम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो कारखाना अधिनियम है, एक है बागान, और एक है खान। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो अधिनियम है बाल श्रम वाला, ये कहां कहां पर लागू नहीं होगा, कारखाना, बागान और खान में। फिर उसके बाद क्या है, कठिनाई को दूर करने की शक्ति जो है किसके पास है, केंद्र सरकार। तो धारा भाग 2 तक केवल केंद्र सरकार है, उसके बाद केंद्र सरकार आपको यहां मिलेगा। बाकी सब जगह क्या है, समुचित सरकार लिखा हुआ है। और निःसरण या विवर्तन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नियम अगर समाप्त हो रहा होगा तो इस धारा के तहत समाप्त होगा, अगर किसी को छुपाना होगा, ढकना होगा तो इसके तहत। तो इसके तहत कौन सा धारा को समाप्त किया गया है, बाल नियोजन या बालक नियोजन। नियोजन कब है, 1938। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, शायद मैं डिस्कस नहीं कर पाया अभी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ध्यान देना। तो यहां पर देखो, कोई व्यक्ति और पुलिस अधिकारी, निरीक्षक, ये किसको बताएंगे, न्यायालय को बताएंगे। और न्यायालय में कौन होगा, मजिस्ट्रेट कौन होगा, या तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या महानगर मजिस्ट्रेट होगा। क्लियर। तो सक्षम न्यायालय, और न्यायालय में जो न्यायाधीश होगा वो क्या होगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा या क्या होगा, महानगर मजिस्ट्रेट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। चलो अब इतना पढ़ लिए, कल वाला फिर से वापस शुरू करो। क्या क्या आएगा बताओ, नहीं पढ़े थे ना कल इसको। बालक से क्या आशय है, बालक से याद रखिएगा 14 वर्ष। कितने वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है 14 वर्ष। फिर उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध नियमन कब लागू किया गया है,
23 दिसंबर 86। वॉइस का कोई बताओ, वॉइस सब में क्लियर है ना? चलिए आगे देखिएगा, ये हो गया था ना? हाँ ये हो गया ना, आगे देखिएगा, बताओ बालक का अर्थ क्या है? 14 वर्ष ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या होगा, ये वाला आएगा सी, ठीक है। फिर आगे देखिएगा क्या है, बताओ। धारा 4 बोला है, अगर धारा 4 बोलेगा स्टार्टिंग वाला है तो केंद्र सरकार रहेगा इसमें, स्टार्टिंग में केंद्र सरकार बनाएगा किसके लिए, वो सूची में धारा 4 में संशोधन करने की शक्ति, ठीक है। तो जो धारा 4 में बोला गया है उसमें आप संशोधन कहां करेगा, धारा 3 में करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, केंद्र सरकार आएगा। अगला देखिएगा, कहेगा ए, विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे। गलत तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, सही है ना? मैं तो देख रहा था बस क्या बोलोगे, ठीक है। फिर दिन, दिन से क्या अभिप्राय है, 24 घंटे से अभिप्राय है, ठीक है, ठीक है। ये कहां पर लागू नहीं होंगे ये बोला गया है, क्या आएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। वर्जन लिखा हुआ एक जगह, ठीक है, अल्पीकरण नहीं करेगा, ठीक है। इस अधिनियम को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, कारखाना, बागान और खान। आगे देखते हैं, बाल श्रम तकनीक समिति का गठन निम्न में से किसके द्वारा होता है? ऊपर वाला सेक्शन है ना, ऊपर वाले में 3 पॉइंट लिखा हुआ है, धारा 3, 4 और 5। धारा 3 में लिखा हुआ है क्या, पूरी जो 83 काम है, 83 काम को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, 3 में, ठीक है। धारा 5 में क्या, धारा 4 में लिखा गया है क्या कि अगर उसमें संशोधन करना होगा तो केंद्र सरकार करेगा, और 5वें में लिखा है धारा जो है, केंद्र सरकार एक सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें 1+10 का रेशो होगा, ठीक है। तो इसमें याद रखना केंद्र सरकार। आगे देखिएगा क्या रहेगा, 1+10, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। कौन कर रहा है इसका गठन, कौन से धारा में, धारा 5 में। आगे देखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है, सही नहीं है, ठीक है। तो किसी बच्चे से एक दिन में 2 जगह काम नहीं कराया जा सकता, सही है, 2 जगह काम नहीं कराएंगे, एक ही जगह काम कराएंगे। बच्चे से निर्धारित समय से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। छुट्टी का समय मिलाकर किसी बच्चे के एक दिन में कितने घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा, सही है। 2 घंटे काम करने के बाद 1 घंटे की छुट्टी विश्राम के लिए दी जाएगी, तो 2 घंटे बोला है कि 3 घंटे बोला है, 3 घंटे, तो ये गलत है। 3 घंटे काम करेगा फिर 1 घंटे का क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। चलो आगे देखो, अगर कोई मालिक किसी बाल मजदूर को काम पर रखता है तो उसकी जानकारी कितने दिन के भीतर निरीक्षक को देनी होगी, कितने, 30 दिन के भीतर देनी होगी, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर देनी होगी। आगे देखिएगा, अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ये आगे वाला पॉइंट है, केवल कठिनाई में आपको याद रखना है कि उसमें केंद्र सरकार है, बाकी सब जगह यहाँ पर कौन है, समुचित सरकार। तो यहाँ पर क्या है, समुचित सरकार, समुचित सरकार क्या करेगा, निर्णय लेगा, ठीक है। देख लो एक बार, ठीक है। चलो स्टार्टिंग में देखो फिर, अब देखो, अगर मालिक निरीक्षक को अपने यहाँ नियुक्त बच्चे की सूचना नहीं देता तो वो किस सजा का भागीदार होगा, ए, ठीक है। अगर मान लो किसी प्रकार अगर रजिस्टर मेंटेन नहीं करेगा, अगर वो सूचना नहीं देगा तो उसको 1 महीने की सजा या 10,000 रुपए, या तो दोनों, या तो दोनों का भागीदार होगा, ठीक है। तो धारा क्या है आपका, मतलब आंसर क्या होगा इसका, 1, ठीक है। और बाकी वो अगर, हाँ वो अलग, वो क्या है, जैसे मान लो मैं कहीं मालिक हूं और मैं अगर कहीं पर जॉब करा रहा हूं और ऐसा मेरा काम है कि बच्चे भी काम कर सकते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, तो इनकी सूचना मुझे क्या देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, और रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे 1 माह की सजा और 10,000 रुपए या तो दोनों देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरा काम जोखिमपूर्ण है और मैंने इसी काम में बच्चों को रखा है तो मुझे मिनिमम 3 साल या मैक्सिमम 1 साल प्लस 10 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना, अगर जोखिमपूर्ण कार्य है तो,
अगर जोखिमपूर्ण कार्य नहीं है और मैंने सूचना नहीं दी है, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, तो मुझे 1 माह और 10 साल, सॉरी 10,000। समझ में आया? डाउट क्लियर है? फिर देखते हैं, इस अधिनियम में लागू होते ही निम्न में से कौन सा प्रावधान निश्चित हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है? तो ए 38 इसको बोला गया है। धारा जब पढ़ोगे तो वहां पर डायरेक्ट लिखा है ये खत्म कर दिए करके। फिर आगे देखते हैं, इस अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने का काम शक्ति किसके पास है? तो कठिनाई अगर बोलेगा तो केंद्र सरकार है, ठीक है। धारा 3 वो केंद्र सरकार, धारा 4 भी और धारा 5 भी केंद्र सरकार। 3 में क्या लिखा है? वो पूरे 83 सूची। 4 में बोला संशोधन करने का अधिकार। 5 में बोला गया है क्या? सलाहकार समिति। समझ में? बाकी उसके बाद जो केंद्र सरकार यहीं पर यूज होगा, बाकी सब जगह जो है समुचित सरकार। फिर मामलों की सुनवाई जो है प्रथम श्रेणी ना, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेणी के नीचे अगर लिखा था तो यहां पर याद रखना नीचे न्यायालय नहीं जाएगा, ठीक है। उसके नीचे नहीं जा सकते, इसके ऊपर ही आपको लेके जाना पड़ेगा। फिर बाल मजदूरी की मनाही है, तो इनमें से कहीं काम नहीं करेगा ना वो। साबुन बनाने की फैक्ट्री में, अगरबत्ती बनाने में, रेलगाड़ी का माल ढोने में, तो यहाँ पर कहीं भी वो काम नहीं करेगा। एक जगह आया था उसमें चौबच्चे भी एक जगह लिखा हुआ था, ठीक है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें। फिर देखो, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करने हेतु एक बार सजा भुगत चुका है, एक बार सजा मिल चुका है उसको, और क्या है, पर दोबारा इस अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो सजा क्या होगी? कितना होगा? 6 माह से 2 वर्ष। अगर मान लो संशोधन के अनुसार बोलता, 2017 के संशोधन के अनुसार, तो फिर क्या होता? 1 से 3 वर्ष हो जाता। 1 से कितना होता? 3 वर्ष। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नोट करो। हाँ, उसमें स्पेस जितना था उसके हिसाब से है उसमें, ठीक है। अगर मान लो इसमें संशोधन लिखा होता, क्या लिखा होता? संशोधन लिखा होता, तो ये वाला लाइन आ जाता। दोबारा अगर गलती कर रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 से 3, ठीक है। और नहीं, 1 वर्ष से 3 वर्ष है, 1 वर्ष से 3 वर्ष संशोधन के बाद अगर बोला जाए तो, क्योंकि यहाँ पर संशोधन शब्द का प्रयोग नहीं किया था हमने, को पहले वाला ही याद रखना है। समझ में? एक आध क्वेश्चन और होगा, देखो आगे। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन अपराधों की शिकायत संबंधित न्यायालय में कर सकता है? न्यायालय में कौन जा सकता है? पीड़ित व्यक्ति भी जा सकता है, अधिकारी भी जा सकता है, निरीक्षक जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो एक काम करो, इसको आप लोग क्या करना, जो लाइव क्लास में स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, लिख लेना इसको। समझ में आया? इसमें अगर संशोधन 2017 संशोधन के अकॉर्डिंगली पूछता तो इसमें दूसरी बार अगर वो अपराध कर रहा तो 1 साल से 3 साल हो जाता। समझ में आया? ठीक है। दूसरा इसमें याद रखना है कि वो पीड़ित व्यक्ति जाकर बताएगा न्यायालय में। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या जरूरी है? कार्यस्थल में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था, कार्यस्थल में बच्चों के लिए शयन कक्ष, काम करने वाले बच्चों को सप्ताह में 1 दिन छुट्टी। तो ये सभी याद रखेगा। इसमें वही है, एक जगह आया था, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है समुचित सरकार की, तो समुचित सरकार जो है वो पूरा हिसाब किताब करेगा कि ये सारा व्यवस्था होना चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए, आराम करने के लिए कक्ष होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सप्ताह में 1 दिन छुट्टी होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। तो ये वाला एक्ट खत्म हो गया। आप कौन सा पढ़े? टोनी प्रताड़ना? रिवीजन तो करना है क्या? चलो देखते हैं कितना याद है आप लोग को, देखा जाए कितना याद है, ठीक है। तो टोनी प्रताड़ना अधिनियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया, तो इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, ठीक है। 26 सितंबर 2005 को यहाँ पर राज्यपाल ने हमारे क्या किया था? साइन किया था, और 4 दिन के बाद 30 सितंबर को ये क्या हो गया? पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, ठीक है। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 16 धाराएं, ठीक है। और 56वें वर्ष में 56 ईयर में क्या हुआ है? ये बना है, मतलब लागू हुआ है, ठीक है, गणतंत्र भारत के। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब यहां से देखते हैं क्या, धारा 16 है, तो 16 में क्या क्या दिया हुआ है? पहला दो तो वही रहता है आपका, क्या क्या? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। नाम तो यही है, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में, प्रारंभ 30 सितंबर 2005 को। परिभाषा यहाँ पर टोनी, पहचानकर्ता, ओझा, दंड, और
सॉरी हानि है, सॉरी हानि और संहिता, इसके बारे में बताया गया है। तो मेरे ख्याल से टोनी के बारे में बताना नहीं पड़ेगा। जिसके पास ऐसा पावर हो जो बुरी नजर, काला जादू के साथ किसी व्यक्ति, व्यक्तियों, समाज, पशु और जीवित वस्तु को क्या कर सके, हानि पहुंचा सके या हानि पहुंचाने का आशय, या तो बोले कि मेरे पास ऐसे शक्ति हैं, वो टोनी। या उसको नाम भी क्या हो सकता है, डायन, टोनहा या और कोई नाम, ऐसा बोला गया है। फिर पहचान करता मतलब वो व्यक्ति जो पहचान करे कि मुझे लगता है ये है, या किसी दूसरे को बोले, ठीक है, जिससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा या किसी प्रकार उसको क्षति पहुंचा सके, ऐसा हो सकता है, तो वो पहचान करता। फिर ओझा, जो ये बोले कि मैं तो ये इलाज कर सकता हूं, ठीक है, वो हो गया। फिर हानि कितने प्रकार की, 4, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा। बाकी दंड संहिता 73 बोला गया, 1973 उसके बारे में बताया गया है। अब ये है कि तीसरा ये बोला गया है कि ये धारा किसी अन्य का अल्पीकरण नहीं करेगा। समझ में आया? जो दंड प्रक्रिया है वो अलग है और ये अलग है, ये ना तो उसको बढ़ाएगा ना तो कम करेगा। फिर अगर ये एक्स्ट्रा था ना, इसको हटा देना। यहां पर देखते हैं टोनी पहचान के लिए क्या है, केवल आपने पहचान कर दिया कि ये टोनी है तो कितने वर्ष की सजा, 3 वर्ष प्लस प्लस कितना जुर्माना, कितना जुर्माना, जुर्माना नहीं बताया गया है। जुर्माना तो लिया जाएगा और ये कारावास भी होगा कठोर, जुर्माना नहीं बताया गया ना यहाँ पर। ध्यान रखना, वो जुर्माना न्यायालय डिसाइड करेगा कि उसको कितना जुर्माना लेना, ताकि वो मुआवजे के रूप में उस पीड़ित व्यक्ति को दे। फिर आपने टोनी बोलकर किसी को मारपीट दिया है, 5 वर्ष प्लस जुर्माना। और स्वयं को अगर उपचार करने वाला बताओ, मतलब क्या बताओ, ओझा बताओ, खुद को बोल रहे हो क्या, ओझा के लिए क्या बोला गया है, या तो ओझा बोला जाएगा या तो अन्य कोई नाम, पढ़े ऐसा, ठीक है, तो उसको 5 साल प्लस जुर्माना। अब आओ 7वीं की तरफ। 7वां धारा क्या बोलता है कि खुद को टोनी बोलने का दावा, तो इसमें क्या है, 1 वर्ष प्लस जुर्माना। जुर्माना तो तीनों में है भाई, लेकिन यहां पर अगर अपराध प्रयास करने पर दंड, तो ये बोला गया है कि अगर मान लो धारा 4, 5 और 6 के तहत अगर आपने कोई अपराध किया है या ऐसा करने वाले हैं, आपका आशय था, तो आपको निश्चित तौर पर क्या होगा, दंड के भागी होंगे आप। फिर उसके बाद है विचारण, कौन करेगा, प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी। फिर संज्ञेय और अजमानती। संज्ञेय का मतलब क्या होता है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, प्लस उसमें जमानत भी नहीं होगा। समझ में आया? फिर उसके बाद बात करते हैं 11 में दंड संहिता के बारे में बात किया गया है, 73 का और 58 का, दोनों के बारे में बात किया गया है, तो हमारे काम का नहीं है। जुर्माने का निर्धारण के विषय में कौन करेगा, न्यायालय करेगा। न्यायालय बोलेगा कि कितना जुर्माना लिया जाए, और इस जुर्माने के दौरान क्या है, ये पूरा चीज देखा जाएगा कि उस बंदे का अगर चोट लगा है, कितना व्यय हुआ है, मानसिक शारीरिक नुकसान कितना हुआ है, और उसके प्रतिष्ठा को कितना, तो वो सब कुछ देखकर क्या करेगा, जुर्माने की रकम जिसने उसको परेशान किया है, ठीक है, जिसको टोनी बोला गया है, किसने बोला है और किसने मारा है, उन सब पर ये क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा वो न्यायालय निर्धारित करेगा, और उस जुर्माने को धारा 13 में बताया गया, दिया जाएगा किसको, मुआवजे के रूप में पीड़ित व्यक्ति को। कितना दिया जाएगा, पूरा या आंशिक दिया जाएगा, पूरा या कितना दिया जाएगा, आंशिक दिया जाएगा, ठीक है, मुआवजा दे दिया हमने। फिर क्या है, ये वाद जो है कहां नहीं लाया जा सकता, सिविल न्यायालय में नहीं आएगा, सिविल न्यायालय में इस वाद को बिल्कुल भी नहीं उठाया जा सकता। समझ में आया, यहां पर नहीं आएगा। फिर इसके बाद सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही, ये बताया था, अगर मान लो कोई किसी को, अगर पूरा ग्रुप जा रहा है मारने के लिए और आप उस समय वहां पर उपस्थित हो, आप एक अधिकारी हो या समान नगर, और आपने क्या किया, जिस व्यक्ति को मारने जा रहे हैं आप उसको बचाने के लिए उसको ही उठाते हैं और जेल में बंद करवा देते हैं ताकि उसकी जान बच जाए, तो उस स्थिति में आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो कार्यवाही थी वो क्या थी, उसकी जान बचाने की थी। फिर विधि बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार का अधिनियम है। हो गया, पहली बार पढ़े तो समय लगा था, समझ ही नहीं आ रहा था। देखते हैं क्या है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम लागू 30 सितंबर 5, वही वाला क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। कोई व्यक्ति किसी को या अन्य व्यक्ति को समाज में टोनी घोषित कर रहे, पहचान कर रहे हैं, तो 3 वर्ष। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनी घोषित करता है, तो बताओ स्वयं को अगर टोनी घोषित करे तो, ठीक है, 1 वर्ष, ठीक है। धारा 12 को किसने कहा बताना है, तो धारा 12 में ये है कि कितना जुर्माना लिया जाए। बाकी सब जगह क्या लिखा है, जुर्माना जुर्माना जुर्माना। तो जुर्माना जो है, जिन्होंने एक व्यक्ति को परेशान किया टोनी बोलकर, तो उनसे लिया जाएगा जुर्माना। ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि कितना जुर्माना लिया जाए।
तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको देखा जाएगा कि अगर उसके घर में नुकसान पहुंचाया है, उसको मारे पीटे हैं और साथ में इलाज में उसका कितना पैसा खर्च हुआ, उन सब कुछ चीज को देखकर क्या किया जाएगा, जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। उसी जुर्माने को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, या तो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा या तो अंश को दिया जाएगा। फिर देखते हैं टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत कहां नहीं लाया जा सकता, ये बात सिविल न्यायालय में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया भी था 56वें वर्ष में, तो पहले दूसरे लाइन से ही क्वेश्चन बन गया था। चलिए आगे देखिए, टोनी से विपरीत काला जादू बुरी नजर रीति हानि पहुंचाएगा, रखता है ना, शक्ति रखता है, ठीक है, या हानि पहुंचाने का आशय रखता है। तो किसको किसको हानि पहुंचा सकता है, व्यक्ति को, व्यक्तियों को या समाज को, पशु को या जीवित वस्तु को। तो यहाँ क्या आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। क्या आएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, टोनी प्रताड़ना निवारण झाड़ फूक है ना, झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मन या अन्य द्वारा उपचार करता है, तो वो क्या कहलाता है, ओझा या अन्य कोई नाम। आगे देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी भी समस्या माध्यम से टोनी के रूप में पहचान करता है, तो पहचान हो रहा है ना, ठीक है, तो वही पहचान वाला कौन सी धारा में दिया, धारा 4 में, धारा 5 में प्रताड़ित, धारा 6 में स्वयं को ओझा बोलना, धारा 7 में स्वयं को टोनी बोलना, 8 में बोला गया दंड तो मिलेगा, 9 में अधिकारी, विचारण अधिकारी, 10 में संज्ञेय बोला गया है, 11 में अधिनियम, 12 में जुर्माना, 13 में क्या बोला गया है, मुआवजा, फिर 14 में क्या है, सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही, नहीं वो क्षेत्र का प्रवर्जन दिया है, फिर 15 में दिया है सद्भावनापूर्ण कार्यवाही, लास्ट में नियम बनाने की शक्ति। तो ऐसे ही बोल के याद रखना है आपको, ठीक है, एक अधिनियम को एक दिन में, एक अधिनियम एक दिन में बस पढ़ना, आपको याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध कैसे होंगे, धारा 10 के तहत क्या होंगे, संज्ञेय और अजमानतीय। अगला देखिएगा, टोनी प्रताड़ना निवारण की परिभाषा कितने चीजों को परिभाषित किया गया है, 5 चीजों को परिभाषित किया गया है। जो छोटा उसको याद कर सकते हैं, बाकी जो लंबा है उसको छोड़ ही देना। फिर क्या है, टोनी प्रताड़ना निवारण में कुल कितने धारा हैं, 16 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 16। आगे देखते हैं, टोनी, छत्तीसगढ़ टोनी निवारण अधिनियम में क्या अभिप्राय है, भूत जादूगर को बोलेंगे क्या, नहीं, जो बुरी नजर रखे या काला जादू का जानकार, उसको क्या बोला गया है, टोनी। आगे देखते हैं, अधिनियम अनुसार पहचान करता कौन, ऑप्शन ही याद करके बैठ गया हो क्या क्या होगा कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को टोनी के रूप में क्या करे, उपदर्शित करे, ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, पहचान करता, सेम क्वेश्चन आ गया है। अधिनियम से संबंधित विचारण किसके द्वारा, विचारण किसके द्वारा किया जाएगा, धारा 9 के तहत प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, धारा 9 में दिया है ना विचारण। फिर देखते हैं, टोनी प्रताड़ने के लिए दंड का प्रावधान, टोनी प्रताड़ित अगर आपने किया है तो दंड कहां मिलेगा, कहां बताया गया, 5 में, कितने साल, दंड दिया है अपने टोनी को, पहचान नहीं किया है, पहचान करेंगे तो 3 साल, मारेंगे पीटेंगे तो 5 साल, ठीक है, और प्लस जुर्माना। 1 साल कहां से सुनाई दे रहा है भाई, हाँ, स्वयं को अगर करना है तो वो अलग है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत है, धारा 9 में है, धारा 9। तो अगली बार जब रिवीजन करेंगे इसमें और कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे, अगर अधिकारी पूछेगा तो हम धारा के साथ उसको रिवीजन करेंगे, और अगर धारा पूछे तो उसमें क्या बताया गया है वो बताएंगे, और ठीक है, चारों धाराओं को। जैसे धारा 1 में तो विस्तार दिया हुआ है, धारा 5 में क्या दिया है, वो दंड दिया गया है प्रताड़ित करने पर, धारा 8 में बताया गया है कि धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत आपने अगर कोई अपराध किया तो उसकी सजा आपको मिलेगी, ठीक है, तो सबको डील करते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं, क्या टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम, जो झाड़ फूक टोना टोटका तंत्र मंत्र, ओझा, ओझा या कोई अन्य नाम, एक बार हो चुका है मेरे ख्याल से। फिर क्या, टोनी प्रताड़ना निवारण बनाने का मुख्य कारण क्या था, छत्तीसगढ़ में टोनी से जुड़े बढ़ते अपराध, फिर उसके बाद है इस बुराई को दूर करने के प्रचार प्रसार समझना, और फिर जादू टोना और झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास को रोकना, ये क्या हो जाएगा इसमें, सभी, ठीक है। धारा धीरे धीरे करके याद होगा आप लोग को, एक साथ नहीं होगा। फिर क्या है, अधिनियम कौन बनाएगा,
किसके पास ये पावर? राज्य सरकार के पास ये पावर है कि उसके लिए क्या बनाएगा? अधिनियम बनाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से 45 मिनट नहीं हुए, आपके 2 अधिनियम हो गए रिवीजन। ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक है। और भी बोलते हैं, जैसे इसी कारण उसमें लिखा हुआ है अन्य कोई नाम। हाँ बोलते हैं, क्योंकि आप हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में है ओझा, अगर शब्द यूज किया जा रहा है तो वो उसमें क्या है? मेल के लिए। नहीं, महिला पुरुष नहीं बोला गया है। तो देखो, महिलाओं के लिए हम टोन्ही शब्द, तो इसमें टोन्हा भी बोला गया है ना, टोन्हा बोला गया ना शब्द, तो वहां पर अन्य कोई नाम भी तो प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये भी याद रखे ना, अन्य कोई नाम। ठीक है, ये भी तो बोला गया है, तो फीमेल के लिए भी अलग से यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या, कौन सा अधिनियम? बाल विवाह, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब आया है? 2006 में। लेकिन इस पर 2006 में ये बनना चालू हुआ था। ठीक है, 7 में क्या हुआ? जनवरी 7 में, मतलब 10 जनवरी 7 में राष्ट्रपति ने साइन किया, लेकिन इसको लागू होने में बहुत समय लग गया। तो 1 नवंबर 2007 को, ठीक है, तो हमारे गणतंत्र भारत के कौन से? 97 वर्ष में। ठीक है, कौन से वर्ष में? 97 वर्ष में। तो इसको ध्यान देकर बोला जाता है ना 97 वर्ष, इसको देखकर 2007 को नहीं बोला जा रहा है, इसको देखकर बोला जा रहा है 97 वर्ष। समझ में आया? ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना 57वें वर्ष में क्या है? ये बना है, और धारा 2006 को ध्यान में रखकर बोला जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कितने धाराएं हैं इसमें? कुल 21 धाराएं हैं। कितने धारा हैं? 21। ठीक है, और इससे पहले एक अधिनियम चलता था जिसके तहत क्या किया गया? उसमें संशोधन किया गया। इससे पहले क्या है? 1929 क्या आया था आपका? शारदा एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था? शारदा एक्ट। हरविलास शारदा के द्वारा प्रपोज था वो। उस समय वायस रहे थे, उस समय लॉर्ड इरविन थे। उस समय बॉयज का एज बोला गया था 18 रखेंगे, और गर्ल्स का एज क्या है? 14 रखेंगे। फिर इसी में क्या हुआ था? अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ। कब हुआ संशोधन? 1978 में संशोधन हुआ, और इसमें बोला गया बॉयज का एज कर देते हैं आप 21, और गर्ल्स का एज कर देते हैं कितना? 18। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद फाइनली ये अधिनियम फिर से बना 2006 में। बोला गया पहला 2 धारा तो हमेशा वैसे ही रहेगा, तो संक्षिप्त नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। विस्तार एक जगह को छोड़कर बाकी पूरे भारत में। कौन सा जगह? पांडिचेरी का रेनेसाओ क्षेत्र। ठीक है, या वो लोग। फिर प्रारंभ यही है जिस दिन 1 नवंबर 2007। फिर परिभाषा, परिभाषा में काफी लोग को बताया गया है। पहले बोला गया है क्या? बालक कौन है, फिर बाल विवाह, फिर पक्षकार कौन है। बालक का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? अगर लड़का है तो 21 वर्ष से कम, और लड़की है तो 18 वर्ष से कम। बाल विवाह अगर दोनों में से किसी एक बालक है तो वो क्या है? बाल विवाह कहलाएगा। फिर पक्षकार के बारे में बताया गया है। पक्षकार के बारे में क्या बोला गया है? कि भाई विवाह में जो माता पिता साइड से हैं वो क्या है? आपके पक्षकार। फिर यहाँ पर प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया गया है कि प्रतिषेध अधिकारी कौन होगा। फिर इसके बाद बताया गया है क्या? कि न्यायालय कौन सा। तो यहाँ पर न्यायालय जो सबसे पावरफुल रहेगा वो जिला न्यायालय रहेगा। फिर वयस्क को परिभाषित किया गया है, अवयस्क को परिभाषित किया गया है। तो काफी सारी चीजों को यहाँ परिभाषित किया गया है। फिर धारा 3, आने वाले पक्षकार जो बालक हैं, विकल्प शून्यकरण करना। ठीक है, अब मान लो विवाह करवा दिया गया है, अगर मामला न्यायालय में नहीं गया है तो ये क्या है? वैलिड विवाह है। लेकिन किसी प्रकार ये मामला न्यायालय में चले गया, तो इस विवाह को अगर शून्य करना होगा, तो या तो वो बालक जिसका विवाह हुआ है, या तो उसके पक्षकार या मित्र कोई भी जाकर, या तो वो जो प्रतिषेध अधिकारी है वो किसी ना किसी तरीके से क्या हो, उस न्यायालय तक ये बात पहुंचाएगा। लेकिन कब पहुंचाएगा? तो याद रखना, विवाह के बाद कभी भी, लेकिन किससे पहले? वयस्क होने के 2 साल पहले। ठीक है, इसमें लास्ट टाइम हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर विवाह हो गया है, लड़का मान लो इस समय केवल 15 वर्ष का है। कितने वर्ष का है लड़का? 15 वर्ष का है। बॉय जो है 15 वर्ष का है, और ये विवाह उसको शून्य करा, तो 15 वर्ष से कभी भी कितने में? 21 वर्ष में वो क्या होता है? वयस्क होता है। ठीक है, तो उसके 23वें बर्थडे से पहले उसको क्या करना होगा? मतलब 23वें साल से पहले उसको अपील करना होगा, नहीं तो वैलिड रहेगा ये। ठीक है, अब ये समझ में आया? कोई भी, तो मतलब विवाह के कभी भी कौन, या तो वो खुद, अगर बालिग नहीं हुआ है तो उसका कोई संरक्षक या उसका मित्र या कोई प्रतिषेध अधिकारी इस बात को न्यायालय तक लेके जाएगा और इस विवाह को शून्य कराएगा। अब दिक्कत की बात यह है कि 3 में तो बोल दिया विवाह शून्य, लेकिन इसमें कौन है? अभी उनकी वो पत्नी है। ठीक है, तो लड़का और लड़की दोनों है,
तो अगर लड़का अगर वाद लेकर गया है कहां पर, न्यायालय के पास, कि मुझे इस न्यायालय को मतलब विवाह को शून्य करना है, तो महिला को क्या देना होगा, भरण पोषण। ठीक है, तो भरण पोषण कब तक देगा, जब तक उस महिला का दूसरे बार विवाह नहीं हो जाएगा, पुनर्विवाह तक उसको क्या देना होगा, भरण पोषण देना होगा। अब मान लो शादी जो है, शादी हुई है और वो लड़का अल्पवयस्क है, ठीक है, तो उस समय जो है, जो लड़की है उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी लड़के के माता पिता की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, वापस आते हैं भरण पोषण में। तो भरण पोषण में इस समय वापस आते हैं, तो अगर लड़का पक्षकार है, लड़का गया है विवाह शून्य कराने, तो उसको लड़की को कब तक भरण पोषण देना होगा, जब तक उसका पुनर्विवाह नहीं होगा। इसमें पूरा देखा जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लड़के का, परिवार का पूरा, और फिर उसके हिसाब से मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। फिर अगर लड़की गई है तो न्यायालय निर्धारित करेगा कि इसका भरण पोषण की जिम्मेदारी किसकी होगी, कहां इसका निवास होगा। समझ में आया? ठीक है, अभी देखो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइव क्लास में बताओ, आप लोग को तो नहीं हो। ठीक है, होगी भी तो कुछ कर सकते हो क्या? मैं तो पढ़ा के ही जाऊंगा। रेनेसां जगह का जगह है, वहां पर क्या होता है, कम एज में ही शादी होती है। चलिए, हो गया यहां तक, क्लियर है? चलिए, पक्षकार वाला समझ में आया। अब यहां पर मान लो कोई बच्चा जन्मा है, ठीक है, बाल विवाह से कोई बच्चा जन्मा है, उसके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है, अगर दोनों माता पिता अलग हो रहे हैं तो न्यायालय। कहाँ इसकी उचित देखभाल होगी, कहाँ बच्चे का विकास होगा, कौन कितना पैसा देगा, और ये वैध होगा कि अवैध, वो किस में बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है। बच्चा जो होता है वैध होता है, उसका माता पिता के पूरे में दायित्व रहेगा, मतलब उसके पूरा हकदार रहेगा। फिर सातों बोला जिला न्यायालय, धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपतांत्रित मतलब क्या, बदलने की शक्ति रखता है। ठीक है, क्या कर सकता है, बदल सकता है। धारा 4 और धारा 5 क्या बोला है, महिला का भरण पोषण और बच्चे का भरण पोषण। तो मान लो भरण पोषण मतलब क्या है, पहले आदमी कमाता था 20,000, अब कमाता है 50,000, तो महिला क्या दावा कर सकती है कि अब मुझे ज्यादा भरण पोषण चाहिए, ठीक है, या बच्चे का ज्यादा केयर की जरूरत है, बच्चा बढ़ रहा है, आगे पढ़ाई कर रहा है, तो उस भरण पोषण के रकम को क्या किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है। एक और चीज, ये भरण पोषण की रकम जो है कैसे दी जा सकती है, मासिक या एक साथ, दोनों ही रूप में, या तो मासिक मासिक चलता रहे या तो एक साथ भी, एक मुश्त भी लिया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद है किस न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं, तो जिला न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। और कौन से जिला न्यायालय में, जहां बालक रहता था या जहां विवाह हुआ है, जहां अभी वर्तमान में रह रहा है, या जहां पर भी अर्जी दे रहा है वहां उस समय से वो वहां रहना चालू कर रहा है। तो 4 प्रकार बताए गए हैं, तो याद क्या रखना है, जिला न्यायालय। ठीक है, अब इसके बाद देखो, बाल विवाह करने वाला अगर पुरुष है, तो मान लेते हैं यहां पर जब विवाह हुआ था तो लड़का जो है 22 साल का है, ठीक है, लड़का जो है 22 साल का है, लेकिन अगर लड़की जो है वो 17 साल की है, ठीक है, लड़की जो है 17 साल की, तो इस केस में बाल विवाह तो यह है, लेकिन ये लड़का तो बालिग है, ठीक है, तो इसको कितने साल का सजा होगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष, इसमें सब 2-2 वर्ष है, या 1,00,000 रुपए, या दोनों। यहां पर स्लैश ध्यान रखना ना, या तो दो रहा दो, ठीक है, 2 वर्ष, ठीक है, यहां क्यों ऐसा बोला गया है, या बच्चे के माता पिता ने बोला होगा कर ले बेटा कर ले करके, तो वो क्या होगा, दूसरे के सुझाव में उसने विवाह कर लिया, बालिग तो है लेकिन हो सकता है दूसरे के सुझाव में उसने विवाह कर लिया होगा, तो इसलिए बच्चों को यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, या तो 2 साल जाए या तो 1,00,000 रुपए दे दें, या तो उसको क्या देना पड़ेगा, दोनों। तो इसमें बस यह है, याद रखें, अगर विवाह का अनुष्ठान जिसने करवाया है, मान लेते हैं पंडित जी को ये ज्ञात नहीं है कि ये दोनों बालक हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ज्ञात है फिर भी वो अगर विवाह करा रहा है तो क्या होगा, 2 वर्ष प्लस प्लस 1,00,000, याद रखना, 2 वर्ष प्लस 1,00,000। अगर उस दौरान पूरे लोग, परिवार के लोग मौजूद हैं तो इन सब पर सजा होगी, और सजा में क्या बोला जाएगा, वही 2 वर्ष और 1,00,000, तो प्लस इधर 1,00,000 है, यहां बस यह वाला शर्त था, ठीक है, लेकिन यहां पर महिलाओं को क्या नहीं मिलेगा, कारावास की सजा नहीं होगी, ठीक है, केवल जुर्माना देना पड़ेगा, कारावास नहीं होगा महिलाओं को। मान लो माता पिता सब लोग हैं वहां पर, माता को जेल में नहीं डाला जाएगा 2 साल के लिए, वो केवल क्या दे सकती हैं, जुर्माना दे सकती हैं। समझ में आया? ठीक, फिर अगला है, कौन सी परिस्थितियों में जो अवयस्क है बालक के विवाह को शून्य कर दिया जाएगा। तो मान लो बालक को बहला फुसला कर ले जाया गया है, बोला गया काम दिलाएंगे पैसा मिलेगा, लेकिन बेचारे का शादी करवा दिया गया,
ठीक है, धोखा दे दिया गया उसको। फिर या तो उसको क्या डरा धमका कर विवाह करवाया गया है, या ऐसी परिस्थितियों में जो वो करना नहीं चाहता था और उससे करवाया गया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, किसी भी प्रकार के विवाह को शून्य कर देगा। उसमें भरण पोषण नहीं मिलेगा ना किसी को, याद रखना। लड़के को जबरन क्या किया गया है, डराया धमकाया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, इसमें भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं होती, वो क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, चाहे लड़की को हो सकता है, अगर मान लो कहीं बाहर ले जाकर अगर डराया धमकाया गया है तब, ठीक है, डराया धमकाकर अगर हुआ गया है तब। यहां तक समझ में आया। अब देखिए आगे, व्ययादेश। तो व्ययादेश जारी करने की शक्ति किसकी होती है, न्यायालय की। और इसमें किस प्रकार के न्यायालय वो होंगे, न्यायाधीश? प्रथम श्रेणी के न्यायिक होंगे ना, दो होंगे ना यहाँ पर। ये आदेश जारी करने का पावर कौन सा होता है, ये तो प्रथम श्रेणी का न्यायिक अधिकारी या महानगर का जिला मजिस्ट्रेट, ये दोनों याद रखना, उसके पास पावर है। अगर इसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कहीं भी उल्लंघन हुआ तो इसको विवाह को क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। ये बोला गया है धारा 14 में। अपराधों का संज्ञेय और क्या होना, अजमानती, बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है और अजमानती रहेगा। प्रतिषेध अधिकारी 16 में क्या बोला गया है, प्रतिषेध अधिकारी। इसका मतलब क्या है, हर जिले में हर क्षेत्र में क्या होगा, प्रतिषेध अधिकारी होगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ठीक है, एक बार देखना, बाल प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक होना। ठीक है, फिर सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही में क्या है, संरक्षण। फिर राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। फिर अगर कोई भी संशोधन होगा तो धारा 20 के तहत संशोधन होगा, और निरसन और विवृत्ति। तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ऐसा ही कोई नियम है तो या तो उसको हटा सकता है पूरा पूरा, या तो उसके कुछ धाराओं को छुपा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने किसमें देखा, बाल संरक्षण अधिनियम में। बाल संरक्षण अधिनियम जब आया था, ठीक है, तो उसमें बाल संरक्षण बोल रहा हूँ, बाल श्रम, ठीक है, तो उसमें आपने देखा क्या कि 1938 का धारा पूरा पूरा क्या हो गया, अबोलिश हो गया, खत्म हो गया। देखते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना के, बताओ। लागू हुआ बोला है ना, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत नहीं बोला है। राष्ट्रपति के द्वारा अगर स्वीकृत होता तो ये वाला डेट करते हैं। ठीक है, वैसे अभी क्या आएगा इसमें, आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या इस अधिनियम में बालक, बालक क, पहले बालक फिर बाल विवाह फिर उसके बाद पक्षकार, ठीक है, ऐसे बताया गया है। तो 2 का कोई दिक्कत तो नहीं है। परिभाषा लिखा है 2 में, लेकिन उसके 2 का में बालक को परिभाषित किया गया है। फिर 3 में क्या किया, मतलब ख में क्या किया गया है, आपका बाल विवाह। इस अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति बालक की श्रेणी में आता है जिसकी आयु इसकी वर्ष से क्या हो, कम। फिर उसके बाद वह विवाह को किस धारा में परिभाषित किया, बाल विवाह को सॉरी, कहां पर परिभाषित किया गया है, ठीक है, 2 ख में परिभाषित किया गया है, 2 ख में परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, 2 साल, इसमें पूरा 2-2 साल वाला है ना, इसमें पूरा 2 साल वाला है, बाकी सब में इधर उधर है कि पहचान कर दिए तो 3 साल, टोनी में बोल दिए तो 5 साल, ओझा बोलोगे तो 5 साल, स्वयं को अगर टोनी बोलोगे तो 1 साल, उसमें अलग कहानी, इसमें 2-2 साल है। फिर उसके बाद कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, सेम क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिएगा, पुरुष संविदाकारी पक्ष महिला संविदाकारी पक्ष को कब तक भरण पोषण, पुनर्विवाह तक। पुनर्विवाह तक क्या देंगे, पैसा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, बाल विवाह से उत्पन्न बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा, धारा 4 में बोला गया है शून्य हो जाएगा। फिर धारा 4 में बोला गया है क्या, महिला का भरण पोषण। धारा 5 में बोला गया है बालक का भरण पोषण, 2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, अधिनियम में बालिका, बालिका शब्द का विपरीत है क्या, 18। ठीक है, वैसे बालिका नहीं बोला गया है, ठीक है, बालक ही बोला गया है, लेकिन यहाँ पर बालिका अगर बोला है तो महिला को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, सर्वप्रथम किस अधिनियम में बाल विवाह की आयु को निर्धारित किया गया था, तो शारदा अधिनियम 1929। हरविलास शारदा के बारे में आप पढ़िएगा जाकर ना। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, किस संशोधन के तहत विवाह के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु कितना, 21। तो 1978 में
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 21 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत कोई विवाह बाल विवाह माना जाता है। ठीक है, एक पक्ष का बालक होना, दूसरे पक्ष का भी बलपूर्वक विवाह किया गया, वो भी बाल विवाह है। ठीक है, और उपरोक्त सभी। फिर उसके बाद क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है किस धारा में है? तो धारा 16 में। धारा 16 आगे देखते हैं। 2 वर्ष बाद विवाह शून्य करने की याचिका कहां लगा सकता है? कौन से धारा में? धारा 3 में शून्य करा सकता है। फिर महिला 4 में भरण पोषण महिला को, 5 में बच्चे का भरण पोषण, तो धारा 3 में शून्य करा सकता है। ठीक है, अवयस्क बालक के विवाह करने पर वधु के भरण पोषण, ठीक है, ठीक है, बालक के क्या है? माता पिता, मतलब अवयस्क बालक है, अविवाह करवा दिया गया उसका, तो वधु के भरण पोषण तथा निवास की जिम्मेदारी किसकी होगी? बालक के माता पिता की। ठीक, बालक के बाल विवाह से जन्मे बच्चे के भरण पोषण और अभिरक्षा न्यायालय जैसा उचित समझे जो बच्चे के हित में हो, आदेश पालन करने और उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 5 में। 4 में महिला का भरण पोषण, 5 में बच्चे का भरण पोषण। फिर बाल विवाह से उत्पन्न संतान वैध है, वो कहाँ बोला गया है? 6 में बोला गया है। अब देखो प्रश्न पूछता, प्रश्न में लिखा रहता है एकदम खतरनाक, धर्मजता, ठीक है, उससे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, और जब प्रश्न पूछता है तो सरल करके पूछता है, तो इसलिए जहां जहां मुझे लगा कि हाँ इसको सरल कर देना चाहिए तो मैंने वहां पर सरल करके दिखा है। विवर्तन, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो उसका मतलब क्या होता है? बदलना, लिखा था। आगे देखिएगा, बाल विवाह का आयोजन करने वाले व्यक्ति को कितने साल, आयोजन जो करा रहा है, ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अब मान लो कोई सभा में पहुंच रहे हैं सबके सब, ये तो वो पंडित जी है, ठीक है, और जो पूरे के पूरे परिवार है उनको भी क्या है? वही है, बस महिलाओं को क्या नहीं होगा? कारावास नहीं होगा, बाकी सारा मतलब जुर्माना तो देना पड़ेगा। विवाह संपन्न करने वाले अधिकारी के लिए, ठीक है, कौन से धारा में दिया? 10 में। बाल विवाह को संपन्न कराने वाला जो है व्यक्ति, उसको कितने? अनुष्ठान, अनुष्ठान बताओ। ठीक है, वयस्क का 9 में है, अनुष्ठान जो करा रहा है वो क्या है? 10 में। तो वयस्क का है किसमें? यहाँ पर पुरुष का है, अगर वो बालिग है तो। यहाँ पर अनुष्ठान जो करा रहा है, अनुष्ठान जो करा रहा है, और यहाँ पर क्या है? परिवार बोल देता हूं सीधा सीधा, यहाँ पर कौन है? परिवार वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न कराने वाला क्या है? धारा 10। फिर देखते हैं, विवाह संपन्न कराने वाली महिला को किस दंड से दंडित नहीं किया जाएगा? कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। कैसी परिस्थितियों में बाल विवाह को निरस्त या शून्य माना जाएगा? बालक को जबरदस्ती विवाह के लिए तैयार करना, विवाह के प्रयोजन के लिए बालक को खरीदा या बेचा जाना, दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों। फिर देखते हैं क्या, न्यायालय के निषेधाला क्या है? निषेधाज्ञा के बाद भी अगर बाल विवाह पर अपराध माना जा रहा है तो वो क्या है आपका? संज्ञेय और गैर जमानती है। फिर क्या है? संज्ञेय और जमानती के बारे में बताया गया, बताओ। धारा 16 में तो अधिकारी है ना, प्रतिषेध अधिकारी है। 15 है, आप लोग बताओ। ठीक है, संज्ञेय अधिकारी। फिर उसके बाद क्या है? बाल प्रतिषेध अधिकारी को लोक सेवक 17 में बोला गया। धारा 17 में उसको सुरक्षा मिली, बोला गया कि वो क्या है? एक लोक सेवक है। हो गया? चलिए, फिर धारा 19 के तहत नियम बनाने के संदर्भ में शक्ति किसको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। किसको दी गई है? राज्य सरकार को। हो गया, बस 1-2 क्वेश्चन और है, 4-5 क्वेश्चन फिर हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस अधिनियम को समाप्त करता है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। ठीक है, इसको हटाता है। नर बालक से क्या अभिप्राय है? तो जिसकी आयु क्या होगा? ठीक है, नर बोला है ना, ठीक है, तो याद रखना जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो। अगर केवल बालक से अभिप्रेत है तो ये ए और सी होता, ए और सी दोनों हो जाता फिर, लेकिन यहाँ नर बालक बोला है। फिर देखते हैं क्या अधिनियम समाप्ति के संदर्भ में बंद कहां दिया गया? धारा 20 याद रखें। जो भी अगर समाप्ति के बारे में बोलेगा तो धारा 20 याद रखिएगा। धारा 21 है ना, इसमें 21 में ये आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 21 में कहा है?
चलिए 20 में आएगा ना, ठीक है 20। फिर इसका देखो विवाह के लिए दोषी माने जाते हैं कौन? माता पिता, बालिका के माता पिता, बाल वधु और महिला में सम्मिलित व्यक्ति, सभी मतलब जो जो उस विवाह में शामिल होंगे ना, लड़का लड़की तो है, माता पिता है, पूरे परिवार है, पंडित है, सबके सब क्या है? दोषी है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से बालक कौन है? तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर देखो केवल बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लड़का 21 साल से कम है, लड़की 18 साल से कम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों। बाल विवाह होने से रोकने की शक्ति न्यायालय को किस धारा में दी गई है? धारा 11। कौन सा है? 13। न्यायालय के बारे में 4 प्रकार के न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, 13 ही है, 13 है, 13 में ही है, देखो एक बार, ठीक है 13 में ही दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखो, बाल विवाह होने से रोकने की शक्ति, सेम क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यहां देखते हैं, बाल विवाह को शून्य करने की याचिका दाखिल की जा सकती है जहां पर प्रतिवादी या संतान रहते थे, मतलब बालक रहते थे, पक्षकारों में से एक आखिरी बार जहां निवास किया है या जहां विवाह आयोजन हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही, धारा 18। ठीक है, सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मिक्सअप हो रहा है, तो जाके उस पर पढ़ना आप। ठीक है, अब क्या मार्क करना? सद्भावनापूर्ण, तो 3-3 करके याद करना। जैसे आज हमने 3 अधिनियम पढ़े हैं, तो जो जहां पर मिस्टेक हो रहा है कि 3 चीजें देखना कि प्रतिषेध अधिकारी कहां दिया है, ठीक है, फिर उसके बाद आदेश जारी करने का अधिकार किसके पास है, और वहां पर सजा सुनाता कौन है। तो एक में लिखा है केवल प्रथम दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का, और दूसरे में लिखा है क्या? 2 में लिखा है क्या? प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी और महानगर का न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो ये दोनों दिया है, तो यहाँ पर क्या है आपका? हाँ। फिर अगर देखिएगा, इस अधिनियम की धारा 13 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध करने के लिए आदेश कर सकता है कौन? ए और बी दोनों। लास्ट पेज पे है। अब क्या है? बाल विवाह के लिए किसे दंडित किया जाता है? दंडित जो है, ए और बी दोनों को दंडित किया जाता है, लेकिन इनको क्या नहीं मिलता? कारावास की सजा नहीं होती, दंड तो मिलता है ना। ठीक है, तो ए और बी दोनों आएगा यहाँ पर। तो जल्दबाजी में गड़बड़ी मत कर देना, आपके दिमाग में आएगा कि कारावास तो नहीं हो रहा है करके। दंड दोनों का मिलेगा, बस उनको कारावास की सजा नहीं होगी। फिर बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंड किया जाता है, धारा 9 में। धारा 9 में पुरुष, धारा 10 में पंडित जी अनुष्ठान, और धारा 10 में पूरा 11 में परिवार के बारे में बताया गया। हो गया, लास्ट है। बाल विवाह प्रतिषेध राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? 10 जनवरी 7। और हिंदू विवाह अधिनियम 55 की धारा 18 को प्रतिस्थापित करता है, तो धारा 20। ठीक है, धारा 20 के तहत प्रतिस्थापित किया गया है, ध्यान रखें। तो हो गया ये, ठीक है, ये भी आपका खत्म। तो 3 धारा हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। कल कोई दूसरा अधिनियम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अगले हफ्ते हम लोग खत्म कर सकते हैं। हो गया यहाँ तक?